सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 7वां संस्करण। जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान सूरत, तीसरा स्थान नवी मुंबई। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटेड। इंदौर 5 स्टार रेट यह सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई और विशाखापत्तनम और तिरुपति शहरों की घोषणा की गई है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी करता है बेंगलोर स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स बड़े छोटे राज्यों में प्रथम हरियाणा या केरल। फिर बिहार का स्थान है 15वां। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारी करता है नीति आयोग अप्रैल 2022। बड़े छोटे शहर राज्यों में शीर्ष स्थान गुजरात गोवा का। फिर इसमें आएगा बिहार का स्थान है बड़े राज्यों में 15वां। फिर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी करता है FSSAI जून 2022 में। प्रथम बड़े या छोटे राज्यों में तमिलनाडु 82 अंक, गोवा 56 अंक और बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 16वां। NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 चौथा संस्करण जारी करता है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामान्य श्रेणी के 3 टॉप राज्य ओडिशा स्कोर 0.836, उत्तर प्रदेश स्कोर 0.797, आंध्र प्रदेश है स्कोर यह है 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य हैं गोवा, स्कोर है 0.631। द्वितीय श्रेणी में शीर्ष स्थान है त्रिपुरा, स्कोर है 0.788। बिहार का स्थान है 7वां, स्कोर है 0.783। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक यह है 2021 चौथा संस्करण जारी करता है नीति आयोग दिसंबर 2021 में। प्रथम स्थान है बड़े छोटे राज्यों में उत्तर प्रदेश, मिजोरम। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रथम स्थान है गुजरात, दूसरा स्थान है हरियाणा और बिहार का स्थान है 19वां। फिर इसमें आएगा सुशासन सूचकांक 2021 जारी करता है गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम राज्य गुजरात, ग्रुप बी में बिहार का स्थान 6वां। फिर भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग। राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान तेलंगाना, अंतिम स्थान छत्तीसगढ़। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़, अंतिम है लद्दाख। बिहार का स्थान है 15वां। सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता है नीति आयोग। प्रथम स्थान है केरल, स्कोर 75, दूसरा है हिमाचल एवं तमिलनाडु। बिहार का स्थान है 28वां, सबसे अंतिम स्कोर 52। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी करता UNDP और OPHI। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत, दूसरा नाइजीरिया। फिर सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या है भारत में 21.8%। सबसे तेजी से गरीब करने वाले राज्य गोवा, जम्मू कश्मीर। फिर बिहार है 51.1
51.91, झारखंड में 42.16%, सबसे गरीब राज्य है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ। ये प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान ओडिशा, तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश, और फिर बिहार का स्थान है 22वां। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करता है आवास एवं शहरी मंत्रालय। मार्च 2021 में प्रथम स्थान 10 लाख से अधिक कम आबादी में इंदौर, नई दिल्ली, पटना नगर पालिका का स्थान है 16वां। पालिका स्थान है 16वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता है टाटा ट्रस्ट, जारी 2021 में। प्रथम स्थान है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान है तमिलनाडु, अंतिम स्थान है उत्तर प्रदेश। फिर है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी करता है नीति आयोग। अब प्रथम स्थान है गुजरात, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र, तीसरा स्थान है कर्नाटक। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन। फिर भारत में IISc बेंगलोर, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। विश्व में प्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन में है। फिर इसमें विश्व विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-23। फिर इसमें आएंगे रिपोर्ट सूचकांक जारी करता संस्था। फिर इसमें सम्मानित देश, शीर्ष देश, शहर, भारत का स्थान, रैंक। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें सम्मिलित देश है 136 और शीर्ष स्थान है फिनलैंड देश का। फिर है इसमें भारत का स्थान है 126वां 2022 में, 136वां था 2022 में, अब 23 में 126वां। फिर वर्ल्ड हायर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। यह स्विच फर्म IQ एयर। फिर इसमें सम्मिलित देश हैं 131 है, शीर्ष देश है 4। फिर आठवां स्थान है भारत का, 2022 में 5वां था। फिर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP। इसमें सम्मिलित देश दे रखे नहीं है और इसमें है शीर्ष देश अफगानिस्तान। फिर भारत का स्थान है 13वां। फिर अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 जारी करता संस्था है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फिर सम्मिलित देश है 55 और फिर है इसमें शीर्ष देश अमेरिका। फिर इसमें भारत का स्थान है 42वां। फिर ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 CEMS कॉरपोरेट पार्टनर वाइट शील्ड। इसमें आएंगे 136 देश सम्मिलित हैं और फिर है शीर्ष स्थान डेनमार्क का, भारत का स्थान है 65वां। फिर है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 21। इसमें जारीकर्ता का नाम नहीं है संस्था का। फिर इसमें देश शामिल है 184 और शीर्ष स्थान है जर्मनी का और भारत का स्थान है 10वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 है। ये हेनले एंड पार्टनर्स इसमें सम्मिलित देश हैं 193 और शीर्ष स्थान है जापान का, भारत का स्थान है 22 में था 87 और अब है 23 में 85वां। फिर ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसमें सम्मिलित देश हैं 187 और इसमें शीर्ष देश है सिंगापुर। फिर 48वां स्थान है भारत का। फिर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 है। ये पोर्टे लॉन्स इंस्टीट्यूट
वाशिंगटन DC 131 देश है और इसमें शीर्ष स्थान अमेरिका और भारत का स्थान है 61वां। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 है, इसमें है जर्मनी वॉच एम क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और सम्मिलित देश है 63 और फिर शीर्ष स्थान है डेनमार्क का, फिर 8वां स्थान है भारत का और 2022 में था 10वां। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 है, इसमें है मर्सर CFA संस्थान अर्थ है 44 देश है और फिर आइसलैंड और इसमें 41वां देश थे, इसमें भारत का स्थान 41वां और 21 में था 40वां। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 है वेलथुंग री हिपले जर्मन संस्थान, इसमें सम्मिलित देश है 121 और शीर्ष स्थान है बेलारूस और 107वां स्थान भारत का है और जबकि 21 में 101 था। फिर इसमें आ जाएगा वैश्विक नवाचार इसमें सूचकांक 2022 बौद्धिक संपदा संगठन WIPO 132 देश सम्मिलित है, स्विट्जरलैंड और 40वां स्थान भारत का है, 2021 में था 46वां। फिर है ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2022 है ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म। फिर इसमें सदस्य देश नहीं पता इसका शीर्ष स्थान है वियतनाम का, भारत का स्थान है 4था। फिर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 है, साइबर सुरक्षा कंपनी सूरफ सार्क इस संस्था का नाम है, 110 देश है और सम्मिलित अर्थ में है डेनमार्क शीर्ष पर है, फिर भारत का नंबर है 59 नंबर 20 में था 57। फिर है मानव विकास सूचकांक 2021 में और इसमें है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। फिर है 191 देश सम्मिलित है, स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष स्थान है, 132वां स्थान भारत का है। ठीक है, स्कोर 0.633 है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ये संस्था का नाम है और देश है 177 और सिंगापुर शीर्ष स्थान है, भारत का स्थान है 131वां और 21 में था 121वां। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 है, विश्व आर्थिक मंच इसमें है 146 सम्मिलित देश है और फिर इसमें शीर्ष स्थान है आइसलैंड का, 135वां देश भारत का स्थान है और जबकि 21 में 140वां था। एक्सपैट सनसाइडर रैंकिंग यह 2022 है, ये इंटरनेशनल। फिर 52 देश थे और मैक्सिको और फिर 36वां। फिर है ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2022 है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। फिर 177 देश सम्मिलित थे और वियना और ऑस्ट्रिया शीर्ष स्थान है और जबकि भारत में दिल्ली में 112। फिर वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंडेक्स। फिर इसमें आ जाएगा इसमें फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और फिर है 163। फिर आइसलैंड फिर 100 भारत का नंबर है 135वां, 2021 में 135 है। फिर है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 है, प्रधान विकास संस्थान IMD 63 देश है। फिर इसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क का, 37वां स्थान है भारत का, 2021 में 43वां था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 है, विश्व आर्थिक मंच इसमें है 180 देश सम्मिलित हैं और डेनमार्क शीर्ष स्थान है, 180वां भारत का स्थान है और 2021 में 168वां था। फिर यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 विकास आर्थिक मंच
फिर इसमें सम्मिलित देश हैं 117 और इसमें शीर्ष स्थान जापान का, भारत का 54वां स्थान है, 19 में था 46वां। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 है, यह रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस, इसमें सम्मिलित देश है 180 और इसमें शीर्ष स्थान नॉर्वे और फिर भारत का स्थान है 150वां और 2021 में 142वां। फिर है द वेल्थ रिपोर्ट 2022, फिर इसमें आएगा नाइट फ्रैंक और इसमें सदस्य संख्या नहीं दे रखी, अमेरिका इसका शीर्ष स्थान है और तीसरा स्थान है। और फिर ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स IQ 2021, नाइट फ्रैंक 56, तुर्की फिर 51वां और फिर 2020 में 56वां। फिर है सतत विकास सूचकांक 2021, यह सतत विकास समाधान नेटवर्क 156वां 165वां देश है और जबकि इसमें है ना फिनलैंड शीर्ष स्थान है, जबकि भारत का स्थान है 120वां। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US 55 देश हैं, अमेरिका फिर इसका भारत का स्थान है 43वां, 2021 में 40 था। फिर है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, फिर 167 देश है। फिर इसमें नॉर्वे शीर्ष पर है और 46वां स्थान है और 2020 में 53वां। फिर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 180 देश सम्मिलित है और जबकि डेनमार्क शीर्ष है और 85वां स्थान भारत का है और 2020 में था 86वां। फिर ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 है, हार्म रिडक्शंस कॉन्स्टिट्यूम 30, इसमें 30 है और सदस्य देश और शीर्ष है नॉर्वे और भारत के स्थान है 18वां। फिर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 है, यह जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, इसमें सम्मिलित देश 195 और शीर्ष स्थान है USA और भारत के स्थान है 66वां। फिर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 है, इसमें आएगा प्रबंधन विकास संस्थान IMD, ये होगी संस्था और सदस्य देश इसमें 64 है। स्विट्जरलैंड और 56, इसमें 56वां स्थान भारत का है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 है, यह लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी संस्था, अच्छा इसमें सम्मिलित देश 26 और इसमें शीर्ष स्थान अमेरिका का, भारत का स्थान है चौथा। फिर है वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 है। फिर है ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें है संस्था और इसमें है 194 देश सम्मिलित है और डेनमार्क शीर्ष स्थान है, 82वां स्थान है भारत का और 2020 में 77। फिर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन 113 देश सम्मिलित है और जबकि शीर्ष स्थान आयरलैंड का, 71वां देश भारत का है। फिर इसमें आर्थिक समीक्षा 2022-23 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है मध्य अवधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। आर्थिक समीक्षा 2022-23 महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में
22-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5 रहने का अनुमान जाहिर किया था। फिर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में जीडीपी विकास दर 6 से 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5 रहेगी। फिर है भारत PPP क्रय शक्ति समता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निव्वल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर यह 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक दर 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7 रहा है। फिर दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिका डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन GAV मूलभूत कीमतों पर 3.5 रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0 से अधिक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5 से अधिक रही। यह 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इसमें 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल के उत्पादन के लिए किया गया। फिर वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन GAV कीमतों पर 4.1% रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 8.4% अधिक है। फिर इसमें आएगा भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश हैं। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। अमेरिका ग्रेटर देन USA, UAE ग्रेटर देन नीदरलैंड, ग्रेटर देन चीन। फिर भारत सर्वाधिक आयात करता है। चीन ग्रेटर देन, UAE ग्रेटर देन, फिर अमेरिका। फिर भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत के ई-कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो पिछले 2.4 था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया है, जो कि पिछले वर्ष 46.6 था। फिर नवजात मृत्यु दर 24.9 है, जो पिछले वर्ष 29.5 था। फिर अप्रैल-दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ। अब भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र का बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 बजट अनुमान में GDP का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 RE में
2.2 तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के ₹9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में ₹21.3 लाख करोड़ हो गया। फिर 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। भारत ने वर्ष 2020-23 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली LIFE के रूप में जन आंदोलन शुरू किया। फिर वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। फिर औद्योगिक क्षेत्र दोबारा समग्र सकल मूल्य वर्धित GAV 3.7% बढ़ाकर, जो पिछले दशक की 2.8 की औसत वृद्धि दर है, वृद्धि से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया। वर्ष 2016 में शुरू की गई UDAN योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया। आज का टॉपिक है केंद्रीय आम बजट 2023-24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 7.5% अधिक है। यह अमृत काल का पहला बजट है। अमृत काल के लिए विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिरवृत्त आर्थिक वातावरण। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि: समावेशी विकास, आर्थिक व आखिरी व्यक्ति तक पहुँच, फिर अवसंरचना और निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, फिर युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र के बाद आएगा बजट 2023-24। इसमें आ जाएगा कुल है व्यय, यह 2023 से 24 45.03 लाख करोड़। फिर पूंजीगत व्यय, यह 2023-24 का 10.01 लाख करोड़। फिर राजस्व व्यय 2023-24 में 35.02 लाख करोड़। फिर परभाजी पूंजीगत व्यय 23-24 13.71 लाख करोड़। फिर कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा 27.2 लाख करोड़। फिर राजस्व प्राप्तियां 2023-24 26.32 लाख करोड़। फिर पूंजी प्राप्ति 23-24, यह 2024-23 यह 18.70 लाख करोड़। फिर राजस्व
घाटा 2022-23 से 9.90 लाख करोड़। फिर है जीडीपी का 3.8% राजस्व घाटा है 2023-24 में 8.69 लाख करोड़, जीडीपी का 2.9%। फिर राजकोषीय घाटा यह 2022-23 से यह 16.61 लाख करोड़, जीडीपी का 6.4%। फिर राजकोषीय घाटा यह 2023-24 का 17.86 लाख करोड़, जीडीपी का 5.9। फिर प्राथमिक घाटा 23-24 7.06 लाख करोड़, जीडीपी का 2.3। फिर विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन और राजमार्ग 2.70 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय यह 2.41 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य यह 2.06 लाख करोड़ 6 लाख करोड़। फिर इसमें आ जाएगा गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए। फिर शिक्षा मंत्रालय 1.13 लाख करोड़ रुपए। फिर रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़ रुपए। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़ रुपए। फिर कृषि और किसान कल्याण 1.25 लाख करोड़ रुपए। फिर संचार मंत्रालय 1.23 लाख करोड़ रुपए। फिर इसमें आएगा प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन जल जीवन मिशन यह 70 करोड़। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना 590 करोड़। फिर एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल ये 5,943 करोड़। पीएम किसान 60,000 करोड़ है। AMRUT और स्मार्ट सिटीज मिशन यह 16,000 करोड़। फिर राष्ट्रीय मिशन 38,953 करोड़। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 36,785 करोड़। फिर मनरेगा है 60 करोड़। फिर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 यह 20,554 करोड़। फिर स्वच्छ भारत मिशन 12,192 करोड़। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13,625 करोड़। फिर FAME स्कीम यह 6,172 करोड़। फिर उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना 2,491 करोड़। केंद्रीय बजट महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीय बजट 23-24 महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ाने अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए है हुई। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा। वर्ष 2023-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। फिर ब्याज भुगतान रुपये 10.80 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। फिर वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 से नीचे लाया जाएगा। फिर नई व्यवस्था ये टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई। फिर अब कुल 7 लाख तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर अग्निवीरों को अग्निवीर कॉपर्स फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित।
आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपये हुई। फिर नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दी गई। फिर नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को ₹50,000 और पेंशनधारियों को ₹15,000 तक की मासिक कटौती का प्रस्ताव किया गया। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹25 लाख कर किया गया। फिर पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया। फिर पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। फिर इसमें आएगा 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ का टीकाकरण। फिर उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण। फिर PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया। फिर एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। फिर मासिक आय खाता खोल योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए ₹4.5 लाख से बढ़ाकर ₹9 लाख और संयुक्त खाते के लिए ₹9 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख की गई। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष। फिर इसमें आएगा ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल। फिर इसमें आएगा कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। फिर इसमें आएगा DAY। ये NRLM के तहत 21 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उद्यमों में परिवर्तित किया जाएगा। फिर MSME को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास से वन लाया जाएगा। फिर इसमें आएगा इसमें सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विश्वास से विश्वास 2 तक लाया जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। फिर वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के ₹5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर ये हो जाएगा 5,93,537.64 करोड़ किया गया। रक्षा पेंशन के लिए अलग से यह 1,38,205 करोड़ आवंटित की गई। फिर 1.62 लाख करोड़ रुपए पूंजी व्यय के लिए रखे गए हैं। फिर इसमें है जिनमें हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर
ये होगी 79,000 करोड़ से अधिक किया गया। फिर 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। फिर उच्च न्याय के कुशल प्रशासन के लिए रुपये 700 करोड़ के फिर मिशन शुरू किया जाएगा। फिर इसमें स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। फिर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। फिर 740 फिर आ जाएगा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए अगले 3 वर्षों 3800 शिक्षकों और महाशिक्षकों के पद। यह 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अलग से 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को भी भर्ती की जाएगी। फिर रेलवे को 2.4 करोड़ लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। फिर रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा। और फिर पहले वर्ष 23-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 487 पॉइंट। फिर वो है इसमें वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की पूर्ति के लिए 487.5